हेलो हेलो। हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। AS5 का हमने इससे पहले एक लेक्चर किया था। हमने AS5 का एक लेक्चर किया था जिसके अंदर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे लिख लिख के डिस्कस किए थे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लिख लिख कर डिस्कस किए थे। तो आज हम क्या करने वाले, ये कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा रिवाइज, और रिवीजन के बाद मैं आपको करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप ये फाइल देखोगे क्वेश्चंस में, तो हमने जो ऊपर वाला कंटेंट है वो तो मैंने लिख लिख के आपको करवा दिया था। तो क्वेश्चंस की अगर जहां तक बात है कि जो जो क्वेश्चंस के अंदर QR नहीं है वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर QR है वो क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। टेंटेटिवली 50-50% क्राइटेरिया है। 50% क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और 50% क्वेश्चन आपको करने खुद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AS5 के रिवीजन की, ठीक है। शुरू करें। चलिए, कौन कौन बच्चा अवेलेबल है जल्दी मुझे बता दो। कौन कौन बच्चा मुझे अवेलेबल है बताओ। सलोनी, लक्षिता, अनिकेत, सृष्टि, एकता, धुन, अनन्या, साक्षी। हेलो सर, सॉल्व्ड मॉक टेस्ट सीरीज 2 ऑफ एडवांस अकाउंटेंट, काफी इजी था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्तफा, अशोक, हाय गाइस, हाय एवरीवन। और आई होप आपको सारी चीजें AS5 की क्लियर होंगी, बट फिर भी AS5 की जो भी चीजें हैं वो मैं आपको अभी 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। भरत कुमार, प्राची, सनी, शुभ, पार्थ, अथर्व, संस्कृति, पीयूष, स्नेहल। चलिए, आज क्लास से लेक्चर। हाँ जी, आज क्लास से लेक्चर, यस। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा नाम है। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इस AS में हमने पढ़ा था कि भाई इसमें 4 चीजों का अलग अलग बातों के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो पहली बात तो ना, ये जो स्टैंडर्ड है ये P&L बेस्ड स्टैंडर्ड है। जो भी बातें हम पढ़ेंगे उसका इफेक्ट आपके P&L में आने वाला है। अब नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ये नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का मतलब क्या होता है। करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट हम निकालते हैं उसके लिए हमें एक्सपेंसेस और इनकम्स को लेना पड़ता है। तो ये इस AS बोलता है कि आप दुनिया भर की सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को P&L में लोगे अनलेस देयर इज एनी अदर ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर AS। अगर किसी दूसरे AS ने कोई दूसरा ट्रीटमेंट बोला है तो छोड़ दो, अदरवाइज सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनकम्स को आप P&L में ले जाओगे और नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड निकालोगे। फिर इसके बारे में, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, फिर इसके बारे में हमने पढ़ा कि करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या फिर किसी भी पीरियड का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, या जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 2 चीजों से बनता है, आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है वो 2 चीजों से बनता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जहां तक बात करें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मेन ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज। अब इसके बारे में यहां पर AS5 कहता है कि देखिए, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड तो इनकम एक्सपेंस बहुत सारे होंगे, तो क्या सारे इनकम एक्सपेंस को हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे P&L में? पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि उनका साइज कैसा है। अगर आपको लगता है कि उनका साइज मटेरियल है या उनका नेचर ऐसा है जिनको सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी है, जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर करना जरूरी है, सो दैट एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसे इनकम्स और ऐसी एक्सपेंस जिनका साइज या जिनका नेचर ऐसा है उनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी हो जाएगा। बिकॉज अगर हम एंटिटी के परफॉर्मेंस को, नेट प्रॉफिट लॉस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इतना क्यों बढ़ गया, इतना कैसे गिर गया, उसकी वजह से उस प्रॉफिट के गिरने या बढ़ने की क्या वजह थी, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इनकम और एक्सपेंस उस वजह में आ रहा है, उस रीजन में आ रहा है,
तो आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। अब सेपरेटली डिस्क्लोज कहां करोगे? क्या उसका ऑलरेडी कोई सेपरेट हेड अवेलेबल है? जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ऐसे है कुछ। अगर सेपरेट हेड अवेलेबल है आप उसको वहां दिखा दो, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बट अगर उसका कोई सेपरेट हेड अवेलेबल नहीं है पर उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज और नेचर, तो ऐसे केस में हम उसको एक्सेप्शनल आइटम की कैटेगरी में डालेंगे। कहां डालेंगे? एक्सेप्शनल आइटम की कैटेगरी। जैसे मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट गिरकर एनआरवी तक आ गई, तो ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जिसको मैं एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकता हूं। यहीं पर आपका जो प्रॉफिट आता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से भी बनता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? ऐसे आइटम्स जो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है और वो रेगुलरली रिअकर नहीं होते। वो रेगुलरली अकर नहीं होते मतलब वो रिकरिंग नेचर के नहीं है। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को आप हमेशा सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का सेपरेट हेड बनाया गया है। ठीक है, उनको आप हमेशा P&L में सेपरेटली दिखाओगे। P&L में हमेशा सेपरेटली दिखाओगे। फिर हमने प्रायर पीरियड आइटम के बारे में पढ़ा। प्रायर पीरियड आइटम भी इनकम्स और एक्सपेंसेस, मैंने बोला ना ये वाला एएस सिर्फ P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ऐसी इनकम्स और एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में तो आई हैं, वो क्यों आई हैं? क्योंकि पिछले सालों में, पिछले किसी प्रीवियस ईयर में हमसे कोई एरर या ओमिशन हो गया है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एरर? सर व्हाट डू यू मीन बाय ओमिशन? एरर मतलब कोई पिछले सालों में गलती, ओमिशन मतलब पिछले सालों में हम कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, प्रोविजन रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है ना? तो पिछले साल की कोई एरर या गलती जो हमें करंट ईयर में पता चली, तो अब करंट ईयर में पता चली तो उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करो। करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको P&L में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे ताकि यूजर्स को पता चले कि करंट ईयर के प्रॉफिट में उस पर्टिकुलर प्रायर पीरियड आइटम का कितना इफेक्ट हुआ। ठीक है, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? कोई भी मेथड जो एंटिटी यूज करती है अपनी किसी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा कोई भी मेथड जिससे हम अपनी असेट को रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे पीपीई के लिए कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, ये मेथड ऑफ मेजरमेंट है। तो कोई भी मेथड जिसको हम यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में असेट अपनी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। अब अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चेंज करते हो, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। आपको यह डिस्क्लोज करना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज के कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर पड़ा। करंट ईयर में असर पड़ा तो वो भी दिखाइए। अगर आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट फ्यूचर पीरियड में पड़ेगा तो वो भी आपको डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? वो भी आपको डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग सॉरी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब, यहां पर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट मतलब कि यहां कोई पॉलिसी की तरह कोई मेथड डिसाइड नहीं कर रहे हैं किसी असेट लायबिलिटी को मेजर करने का। एस्टिमेट मतलब जहां कोई असेट लायबिलिटी एक्यूरेट लेवल पर मेजर ना हो पाए तो वहां पर हमें कोई ना कोई अंदाजा लेना पड़ता है। कोई असेट को मेजर करना है, लायबिलिटी को मेजर करना है, पर वो एक्यूरेट बेसिस पर उसका मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम एस्टिमेट्स लेते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड में हम यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लेते हैं, अमोर्टाइजेशन करने के लिए हम लाइफ एस्टिमेट करते हैं, डीबीओ की लायबिलिटी निकाली जाती है एक्चुअरी के द्वारा, वो एक एस्टिमेट होती है, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पर कितना बनेगा वो एक एस्टिमेट होता है, डीटीए डीटीएल कितना बनेगा वो एक एस्टिमेट होता है, वारंटी प्रोविजन कितना बनेगा एस्टिमेट होता है। तो ये होता है एस्टिमेट। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता है तो आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहा है। सर रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में क्या फर्क है? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो आपको पिछले साल से उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, और अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता है तो आपको करंट ईयर में उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, पिछले साल में देने की जरूरत नहीं और आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, बस यही आपको समझना है। चलिए, तो ये था अपना एक छोटा सा रिवीजन। अब रिवीजन के साथ साथ अब क्या करेंगे? अब रिवीजन के बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, रिवीजन के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं
चेंज इन मेथड ऑफ डेप, आप इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहोगे, ठीक है सर। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब मेकिंग चेंजेस इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ऐसा। चलिए अब सुनो, क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ यहां मैं लिख देता हूं ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखा है सर, आप भी ऐसा बना लीजिए आप भी ऐसा बना लीजिए। एक सेकेंड, इससे थोड़ा सा, अब आप ऐसा बना लीजिए प्लीज। सर क्या फर्क पड़ेगा उससे, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो क्वेश्चन में अभी यही होने वाला है। अभी जितने भी क्वेश्चन हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर हमसे यही पूछेगा कि बताइए ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्या ये प्रायर है, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, क्या ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। तो जो जो हमारे कंक्लूजन होंगे उससे हमें बल्कि एग्जाम्पल मिलता जाएगा कि अच्छा अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो इन इन चीजों के अंदर आ सकते हैं। तो हमारी एक समरी बन रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा बना लीजिए 2 मिनट, एंड प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, AS5 का PDF कहां मिलेगा, मैं इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा। अभी तो मैं अपलोड कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, रियली सॉरी, मेरे को ये लेक्चर कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए, मैंने ना आपके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी है। मैंने जो जो क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं, मैं उन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस में कुछ उनके पॉइंटर्स को हाईलाइट कर दिया है कि वो पॉइंट पर फोकस करके आपको डिसाइड करना है कि हमें अपना आंसर क्या देना है। तो आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्यूल सरचार्ज, आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट। प्रोविजनल रेट मतलब एस्टिमेटेड रेट पर हमें वो बिलिंग करते हैं। ठीक है ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब स्टेट गवर्नमेंट फ्यूल सरचार्ज बिलिंग करती है हमें प्रोविजनल बेसिस पर, अंदाजे के हिसाब से करती है, फिर लास्ट में जाके उसका मेन बिल बनता है। ठीक है, फाइनल बिल बनता है, तो फाइनल बिल कितना बना, 5.3 लाख का। ये किस पीरियड का था, अक्टूबर 2011 से लेकर सितंबर 2017 तक। तो प्रोविजनल बेसिस पर पहले तो मुझे पे करना पड़ा फ्यूल सरचार्ज। फाइनली इसका फाइनल बिल बना 5.30 का,
वो था अक्टूबर 11 से सितंबर 17 तक। हैज बीन रिसीव्ड एंड पेड इन फरवरी 2018। अब कब तक बिल कब मिला हमें? हमें मिल गया और हमने पे कर दिया 2018 में, फरवरी 2018 में, मतलब ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 तक हमने उसको पे भी कर दिया। हाउएवर द सेम वाज अकाउंटेड इन द ईयर 18-19। पर देखो, अगर सरचार्ज का बिल हमें फरवरी 2018 में मिला तो हमें उसकी अकाउंटिंग भी फरवरी 2018 में करनी चाहिए, जबकि हमने उसकी अकाउंटिंग कहां की? हमने उसकी अकाउंटिंग की अगले साल में। कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन इन द सेड केस। बताइए ये क्या है? आपको यह पहचानना है कि ये क्या है। मैं आपको वापस बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, और ये अगला साल 31 मार्च 19। हमने अकाउंटिंग यहां की है एंट्री पास्ट, जबकि फरवरी में फाइनल बिल मिल गया था, फाइनल बिल पेड कर लिया था। तो बताइए हमसे क्या हुआ है? फरवरी में मिल गया, फरवरी में पे कर दिया, तो मुझे उसको यहां पर अकाउंटिंग करनी चाहिए थी। मैंने अकाउंटिंग की अगले साल। तो बता सकते हो आप ये क्या है? कुछ बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। ये एक प्रायर पीरियड आइटम है। क्या है ये? प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं? जो करंट ईयर में अराइज हो बिकॉज ऑफ एनी एरर और ओमिशन। अब इसको आप गलती भी बोल सकते हो कि भाई एंट्री हमने की ही नहीं, या हम करना भूल गए, तो ओमिशन भी बोल सकते हो। तो इन एनी वे वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एरर है कि ओमिशन है, वो पूछ रहा है कि आइटम का क्या होगा। तो आप बोलोगे कि करंट ईयर में आप इसको प्रायर पीरियड आइटम बोलोगे, और करंट ईयर में आप इसको प्रायर पीरियड आइटम बोलोगे तो आप इसको सेपरेटली करंट ईयर के P&L में दिखाओगे। अब लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर तो फाइनल हो गया, तो जब आप इसको करंट ईयर के P&L में दिखाओगे तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करोगे, ताकि यूजर्स को करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर पड़ा ये पता चले। बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एक प्रायर पीरियड आइटम का एक एग्जाम्पल मिल गया। क्या? फ्यूल सरचार्ज बिल्ड लास्ट ईयर but accounted in current year। तो फ्यूल सरचार्ज लास्ट ईयर में बिलिंग हुई, पर हमने अकाउंटिंग कर दी उसकी करंट ईयर में। तो ये एक पॉइंट है प्रायर पीरियड आइटम का। आप इसको और बड़ा बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? चलिए, तो हम सर इसमें लिखेंगे क्या यहां? चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस लिख के बता रहा हूं कि कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन में आपको लिखना है एज पर AS5 प्रायर पीरियड आइटम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं पर आप वहां पर फुल फॉर्म लिखेंगे, आर दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस which arise in current year as a result of error or omission in previous year। The prior period item shall be separately डिस्क्लोज। आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, सो दैट इट्स इंपैक्ट इन करंट ईयर प्रॉफिट कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजर्स को इसके करंट ईयर पर, करंट ईयर के प्रॉफिट का इंपैक्ट दिखाने के लिए आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। अब ये तो हो गया प्रोविजन। तो यहां पर हम बोलेंगे फैक्ट्स एंड कंक्लूजन।
फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। तो यहां पर आप लगोगे फाइनल बिलिंग वॉज मेड इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 and also paid in same year. Hence, it should be accounted for in the year 17-18. एक्चुअल अकाउंटिंग कब हुई है? एक्चुअल अकाउंटिंग टुक प्लेस इन 18-19। एक्चुअल अकाउंटिंग 18-19 में हुई है। एक्चुअल अकाउंटिंग 18-19 में हुई है, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। हैंस it is a prior period item। रुपीस कितना है ये? 530, 5.30 lakhs should be separately disclosed in current year प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको आंसर करना है। इतना चलता कि भाई ये क्या हुआ, ये आपका सेम ईयर में पे भी हो गया, तो कहीं ना कहीं इसको अकाउंट फॉर मुझे 7-8 में करना चाहिए, बट ये गलती हुई है, हमने इसको करंट ईयर में अकाउंट फॉर किया है, ये प्रायर पीरियड आइटम है, हम इसको करंट ईयर के P&L में सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। है तो ये एक्सपेंस, भाई हमने पे किया है, बिल है, सरचार्ज बिल है, तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो P&L में दिखेगा पर सेपरेटली दिखेगा, ताकि करंट ईयर के प्रॉफिट पर कितना असर पड़ा वो समझ में आ जाए। ठीक है, बताइए क्लियर है यहां तक? क्या मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ सकता हूं? बोलो बच्चों। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्यूआर वाला है, आपको करना है, 3 आपको करना है, 4 आपको करना है। अब आ जाइए 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज्ड द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। एक लाइन देखकर समझ में आ गया आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो, जब आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करते हो तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक और बात लिखवाऊं क्या? AS5 ये भी कहता है कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो चेंज इन मेथड ऑफ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो आप उसको हमेशा अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज मानोगे। अब ये बच्चों के लिए कंफ्यूजन नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो तुम उसको अकाउंटिंग एस्टीमेट मान लेना। AS5 कहता है कि अगर कंपनी कभी भी किसी आइटम के बारे में चेंज, कुछ उन्होंने चेंज किया है, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है कि एस्टीमेट चेंज किया है, दोनों लग रहे हैं हमें, या किसी चेंज के अंदर दोनों का इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहोगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमने मेथड चेंज किया है। When A Limited recomputed depreciation retrospectively, अरे भाई retrospectively क्यों निकाल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। As per the new method, तो डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी मतलब लॉस आया एक्स्ट्रा in respect of past year, therefore it reduced the carrying amount of the asset by the amount of deficiency, उसने asset की वैल्यू गिरा दी। Such change in the carrying amount which has been debited to the profit and loss as an extraordinary item, बाप रे बाप, वो पहली बात तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहा है, मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि मैंने उसका इफेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अंदर दिखा दिया। पहली बात तो मेथड चेंज करना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना
क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है? नहीं, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है। एंड देन क्या उसको मैं अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मानूंगा? नहीं, मैं उसको अकाउंटिंग एस्टीमेट मानूंगा। तो मेरे को सबसे पहले यहां पर मैं कहूंगा चेंज इन मेथड ऑफ डेप, मैं डेप्रीसिएशन मेथड चेंज करूंगा तो मेरा अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज होगा। और ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, इसमें भी लिखूंगा चेंज इन मेथड ऑफ डेप। तुम उलझना मत, बाद में ये मत पूछना सर आपने ये दोनों में क्यों लिखवाया, दोनों भी हो सकते हैं। मतलब ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर आएगा और ये एक एस्टिमेशन का चेंज है, दोनों का नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो बेसिकली जब तुम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करोगे तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के नाम से डिस्क्लोज करोगे। अब कहां डिस्क्लोज करोगे? क्या इसका सेपरेट हेड है? हां, डेप्रिसिएशन, तो उसको डेप्रिसिएशन के हेड में ही दिखाओगे। तो बताओ उसने क्या क्या गलती की है। पहली बात तो उसने रिट्रोस्पेक्टिव चेंज किया, गलती। दूसरा उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखा दिया, वो गलती। उसको नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी दिखाते हुए उसको एक सेपरेट हेड में, मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के हेड में ही उसको बताना था। ठीक है, वेदर चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हम बताएंगे आंसर में कि नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। तो पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर जब प्रोविजन की बात करेंगे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे फोकस कर रहा है, तो हम बोलेंगे extraordinary items are those incomes and expenses which are clearly distinct from ordinary activity and which does not occur regularly, जो रेगुलरली अकर नहीं होते। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अभी हम लिखेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स में बताएंगे चेंजेस इन method of debt is change in accounting estimate. Is change in accounting estimate. ठीक है, and its effect should be disclosed सेपरेटली अंडर द हेड। क्या डेप्रीसिएशन का कोई हेड है पीएनएल में? हां, अंडर द हेड डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आप क्या लिखोगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि भाई पहली बात तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, और वो अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है। ट्रीटमेंट डन बाय एंटिटी इज इनकरेक्ट सिंस इट इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। एंड रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट शुड नॉट बी डन। नीलेश प्लेट ले गई। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट शुड नॉट बी डन, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
it should be presented as an item of ordinary activity. आप उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम बोलोगे विथ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. आप इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम बोलते हुए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानोगे. ठीक है, सिंपल होता है आंसर करना, इतना लोड मत लेना कि सर थ्योरी एएस है, थ्योरी एएस को कैसे मैनेज करें. आप जितना राइटिंग में मैनेज करोगे, आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी ना कीवर्ड्स लिखने की स्किल्स बढ़ेंगी. बस जैसे ही वो कीवर्ड्स लिखने की स्किल्स बढ़ गई, दैट्स इट. चलिए बताइए, कोई डाउट? बोलो बेटा, कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 106. पे चलते हैं. कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस. अ फ्यू डेज बैक इट रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट रेजिंग अ डिमांड ऑफ जीएसटी ऑन द कंसल्टेंसी सर्विस. डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया कि आपको जीएसटी भरना पड़ेगा कंसल्टेंसी सर्विस पे. कितने का? 5 लाख का. रिसेंटली कंपनी ने ये डिमांड को पे कर दिया और पे करने के साथ साथ द पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर. हमने इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिया. कहां रिकॉर्ड कर दिया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी में. अब मुझे बताओ, क्या जीएसटी का पेमेंट करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है या फिर ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है. भाई ठीक है, डिमांड आई है. पहली बात तो तुम बोलोगे सर जीएसटी तो ऑर्डिनरी है, पर सर वो डिमांड आई है ना 2 साल पहले, 4 साल पहले, 1 साल पहले की, तो सर हम डिमांड है इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल रहे हैं. नहीं बेटा, वो तो नॉर्मल टैक्स है. अगर कोई आइटम किसी ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल कैटेगरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी का है तो उसके इंपैक्ट भी ऑर्डिनरी में आएंगे. जीएसटी एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है. अब अगर तुम पिछले 4 साल पुराना भी जीएसटी पे करते हो तो भी उसको ऑर्डिनरी में दिखाओगे. हां, क्योंकि तुम्हारा ये डिमांड था और तुमने पे किया है तो तुम्हारे करंट ईयर के प्रॉफिट पर इसका असर पड़ा होगा. तो डेफिनेटली तुम्हें इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए एज एन एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इसका करंट ईयर के प्रॉफिट पर पता चले कितना असर पड़ा. पर यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है. ठीक है, तो पहले तो हम कंक्लूजन पे आए. तो आइए जी, जीएसटी पेड ड्यू टू डिमांड नोटिस. देखिए जी, आपकी समरी बनती जा रही है. आप समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? आपकी एक एक करके समरी बनती जा रही है कि बेसिकली कल को जितने भी, इवन मैं तो बोलूंगा कि जो जो क्वेश्चंस में क्यूआर है, जो जो आपको करने, वहां से भी आप समरी बनाते जाना. और लगे तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मुझे आप भेज सकते हो. मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आपकी समरी कैसी है, मुझे भी खुशी होगी. तो आप ये समरी बना के आप कहीं ना कहीं अपना टाइम सेव कर रहे हो बाद के लिए. जब आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा ऐसे छोटे छोटे एएस का, तो अब इस समरी के बेसिस पर, सारे क्वेश्चंस की समरी के बेसिस पर आपका एएस कहीं ना कहीं आधे घंटे में चीजों को रिवाइज कर लेगा. ठीक है, चलिए. तो अभी पूछ क्या रहा था? जीएसटी. तो क्या जीएसटी को मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानूं? पेमेंट ऑफ टैक्स अराइज रेज्ड बाय टैक्सेशन अथॉरिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. तो सर क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, बट इसका नेचर एंड साइज ऐसा है कि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन 106, पहले प्रोविजन. तो प्रोविजन में हम क्या लिखेंगे? वो हमसे पूछ रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है, तो हम बोलेंगे
extraordinary items are those incomes and expenses which are clearly distinct from ordinary activity and does not occur frequently. फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होते. ठीक है. अब हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे. आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी whose size or nature is such that their disclosure, उनका साइज या नेचर ऐसा है कि उनका डिस्क्लोजर करना जरूरी है. देयर डिस्क्लोजर इज नेसेसरी. क्यों? टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी. यहां परफॉर्मेंस का मतलब नेट प्रॉफिट लॉस. ठीक है. whose is disclosure necessary to explain the performance of the entity, then such item shall be separately disclosed. हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे. तो अभी हमारा फैक्ट्स एंड कंक्लूजन क्या हो रहा है? सर कभी आप फैक्ट्स अलग लिखते हो, कभी आप फैक्ट्स एंड कंक्लूजन साथ में लिख देते हो. ये पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा आप कर सकते हो. फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स क्या लिखोगे? फैक्ट्स एंड कंक्लूजन में यहां पर लिखोगे पेमेंट ऑफ जीएसटी डिमांड इज एन आइटम ऑफ ordinary activity since it is related to consultancy services. तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है. ठीक है. however its separate disclosure इज नेसेसरी. हालांकि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना सही है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी. इट इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है. आप इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करोगे. ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है. आया समझ में? बोलो बच्चों, अभी तक कोई डाउट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अच्छा, ये क्या था सर? 100 सीरीज के क्वेश्चंस थे. आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस थे. कितने क्वेश्चंस थे? 6, जिनमें से 3 क्वेश्चंस में क्यूआर था और 3 में नहीं था. अब आते हैं सीरीज 200 पर, जो कि आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस हैं. अरे तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो चैट पे रे नलायकों? हाँ,
वैसे तो बहुत सारे रिप्लाई आते रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 201 QR, 202 QR, 203। अब 203 पे आओ। हालांकि 203 का आंसर इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। 203 का आंसर गलत है। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं। चलिए इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। मैं आपको आंसर पहले नहीं बताऊंगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे आंसर बताओ। 5 लाख रुपीस के गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड इन सितंबर 2017। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कब? 2017 में हुए। तो हमारा ना इंश्योरेंस किया हुआ था गुड्स का, तो हमने क्लेम वॉज लॉस्ड। क्लेम लॉस्ड मतलब हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल किया। तो जब क्लेम फाइल किया, ये बोल रहा है उस टाइम पर हमने कोई एंट्री पास नहीं की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल कर रहा हूं तो मुझे एंट्री लॉजिकली करनी भी नहीं चाहिए। भाई मैं एंट्री क्यों करूं? हो सकता है मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, हो सकता है मेरा क्लेम पास कम अमाउंट से हो। मुझे कैसे पता कि मेरा क्लेम पास होगा तो कितने अमाउंट से होगा? हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो मुझे लॉजिकली यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। जब मेरा क्लेम पास हुआ है तो ही मुझे इसकी एंट्री करनी चाहिए। पर यह बोल रहा है कि हमने इसकी एंट्री नहीं की जब हमने इंश्योरेंस क्लेम डाला, सितंबर में डाला, 2017 में डाला। मार्च 2020 में क्लेम वॉज पास्ड, कंपनी रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ 350। अब आप देखिए 5 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो हमने तो 5 लाख का क्लेम डाला होगा, पर क्लेम कितने का पास हुआ? 350 का। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सच रिसीट इन द फाइनल अकाउंट। अब वो बोल रहा है उस टाइम पर हमने कोई एंट्री पास नहीं की थी, तो उस टाइम पर एंट्री पास नहीं की थी, तो बताइए जो ट्रीटमेंट किया है वो कैसा है, और अभी हम इसको रिसीव कर रहे हैं, तो बताइए इसका ट्रीटमेंट कैसा है। आपको बताऊं इसके आंसर में इन्होंने क्या लिखा है? इसके आंसर में इन्होंने इसको लिखा है प्रायर पीरियड आइटम, जो कि गलत है। प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ एनी एरर और ओमिशन, आपने प्रीवियस ईयर में कोई अकाउंटिंग नहीं की, ना ही यहां पर कोई एरर है ना ही ओमिशन है। मैंने अकाउंटिंग नहीं की बिकॉज मैं जानता था कि मेरा क्लेम सिर्फ मैंने अभी सिर्फ डाला है, अभी मेरा क्लेम पास नहीं हुआ है, तो मैं श्योर नहीं था। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो हाउ कैन आई पास द एंट्री? सो दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। जबकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसको इन्होंने क्या बोला है? प्रायर पीरियड आइटम्स बोला है। क्या बोला है? प्रायर पीरियड आइटम्स। इट इज अ क्लियरली अ केस ऑफ एरर। नहीं, ये आंसर गलत है मेरे हिसाब से। सॉल्यूशन इज रॉन्ग, सॉल्यूशन इज रॉन्ग। तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? पहली बात तो ये क्लेम फाइल हुआ तब एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। अभी पैसा मिला, किस चीज का मिला? इंश्योरेंस क्लेम। डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड, तो हम इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे एरिया में फ्लड वाली सिचुएशन नॉर्मल है तो हम इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी का बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। हम इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी का एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 5 लाख के, पर हमें क्लेम मिला 350 का, तो 150 का तो नुकसान है, ठीक है, पर क्लेम को अभी हमने रिकॉर्ड किया है तो हम इसको एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मान सकते हैं। अगर फ्लड की सिचुएशन रेगुलर फ्लड नहीं आता तो, पर अगर रेगुलर फ्लड आता है तो हम इसको नॉर्मल मानते हुए ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम मान सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा, मैं शॉर्ट में लिख के देता हूं, इट इज, सर शॉर्ट में क्या लिख रहे हो? पूरा लिख के दो, वैसे भी आंसर गलत है। तो सुनिए, प्रोविजन में आप क्या करोगे? आप प्रायर पीरियड आइटम का डेफिनेशन मीनिंग लिखोगे। दूसरा, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मीनिंग लिखोगे। ठीक है ना? फिर आप लिखोगे फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स।
फैक्ट्स एंड कंक्लूजन में आप लिखोगे एंटिटी हैज नॉट पास्ड एनी एंट्री in the year of loss since entity may not be sure about receipt of claim. एंटिटी श्योर नहीं होगी कि क्लेम मिलेगा कि नहीं, hence it cannot be treated as prior item. However, loss of 5 lakh and receipt of 350, loss of 5 lakh and receipt of 350, 5 लाख का लॉस और रिसीट ऑफ 350 क्लेम, कैन बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. हम इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रीट कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट अराइज ड्यू टू फ्लड. इट्स सेपरेट disclosure in P&L statement will be required. ठीक है. अब आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि अगर फ्लड की सिचुएशन नॉर्मल है तो आप इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम भी मान सकते हो. तो नोट लिख सकते हो, इफ फ्लड सिचुएशन is normal in that area where entity operates, then it can be treated as an item of ordinary activity. हम उसको आइटम ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. समझ गए? अच्छा, उससे भी पहले तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए हमारे पास पॉइंट मिल गया. गुड्स डिस्ट्रॉयड due to flood and claim received. हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी के ऊपर पॉइंट मिल गया. ठीक है. चलो, तो करेक्ट सॉल्यूशन इन नोट्स. क्यूआर आइए, क्वेश्चन नंबर 206, 207 भी है, 206 पहले. क्वेश्चन नंबर 206, कंपनी क्रिएटेड अ प्रोविजन ऑफ 750 फॉर द स्टाफ वेलफेयर while preparing the financial statement for the year 2021. स्टाफ वेलफेयर का प्रोविजन, स्टाफ वेलफेयर एक एक्सपेंस होता है, उसका मैंने प्रोविजन बनाया कि यार मेरा 750 का खर्चा होगा आने वाले साल में, तो मैंने 2021 में 750 का प्रोविजन बना लिया. 21 को मीटिंग हुई विद द स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन.
इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर स्टाफ वेलफेयर टू 10 लाख। हमने प्रोविजन बढ़ाने का डिसाइड किया। क्यों? प्रोविजन में चेंजेस कब होते हैं? जब चेंज इन एस्टिमेट्स हो, जब चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो, चेंज इन कंडीशंस हो। द अकाउंट वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 15 अप्रैल। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सच रिविजन। इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो पहले तो चेंज इन प्रोविजन ऑफ स्टाफ वेलफेयर। एक और बताऊं, चेंज इन वारंटी प्रोविजन और बैड डेट प्रोविजन, इसको भी लिख ही लो। चेंज इन वारंटी प्रोविजन, चेंज इन बैड डेट प्रोविजन, चेंज इन स्टाफ वेलफेयर प्रोविजन, ये सब तुम्हारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होते हैं। तो तुम इसको क्या मानोगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है। और पहले कितना प्रोविजन बनाया था? 750 का। अब जो चेंज कर रहे हो 10 लाख, तो 2.5 लाख रुपए को क्या करोगे? सेपरेटली डिस्क्लोज। किस कैटेगरी में? ऑर्डिनरी एक्टिविटी में। क्या प्रोविजन बनाना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो सकता है? नहीं। तुम इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी में लेके जाओगे। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रोविजन अमाउंट। तो वो है कौन सा आइटम? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बट इसका इंपैक्ट तुम सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे एज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो क्या लिखोगे? शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, चेंज इन स्टाफ वेलफेयर प्रोविजन is change in accounting estimate। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है। सिंस इट इज चेंज्ड ड्यू टू न्यू सिचुएशन और कंडीशंस। कंडीशंस बदल गई। its effect should be disclosed separately as an item of ordinary activity। मैंने आपको कंक्लूजन लिखवा लिया। आपको सिर्फ क्या लिखना है? आपको सिर्फ लिखना है प्रोविजन। प्रोविजन में आप लिखोगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में और ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है कि भाई जो भी आइटम हम 100% एक्यूरेसी पर मेजर नहीं कर सकते उनको एस्टीमेट किया जाता है। अब जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है तो उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है। और आप ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में लिखोगे भाई नेचर एंड साइज अगर ऐसा है जिसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनिंग द परफॉर्मेंस, तो आप उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दोगे। ठीक है ना? आई बात समझ में? बोलो बेटा, क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 206। There was a major theft of stores। मेजर थेफ्ट ऑफ स्टोर्स। स्टोर मतलब स्टॉक। वैल्यूड एट 10 लाख। स्टॉक चोरी हो गया। स्टॉक चोरी हो गया इन द प्रीसीडिंग ईयर विच वॉज डिटेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द करंट ईयर। हां, चोरी हुई पिछले साल, पकड़ाई गई अभी, मालूम पड़ी अभी। अरे चोरी तो हो चुकी है ना पिछले साल, वो तो तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम्हें पता चला अभी। ये प्रायर पीरियड आइटम होता है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर कैश की चोरी, स्टॉक की चोरी हुई है
पर पता बाद में चलिए तो वो तुम्हारे लिए प्रायर पीरियड आइटम है, तो लिखो थेफ्ट ऑफ कैश और स्टॉक इन प्रीवियस ईयर फाउंड आउट इन करंट ईयर। अरे भाई ये चोरी पिछले साल की है, पता चला अभी, प्रायर पीरियड आइटम। पर सर ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम दिखेगा कहां, एज एन ऑर्डिनरी कि एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हाँ ये पॉइंट है कि इसको आप एज अ सेपरेट डिस्क्लोज करोगे एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इफेक्ट लॉस ड्यू टू थेफ्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसका इफेक्ट तुम एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दिखाओगे। मतलब बेटा कुल मिला के तुम्हारे पीएनएल में ये दो हेड है, प्रायर पीरियड आइटम हुआ तो उसका नेचर देखना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड भी हो सकता है, वो ऑर्डिनरी से रिलेटेड भी हो सकता है। पॉलिसी चेंज हुई, ऑर्डिनरी से रिलेटेड होगा ही होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड नहीं होगा। एस्टिमेट बदला तो वो ऑर्डिनरी से रिलेटेड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, चलो, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम पेंशन देंगे अपने एम्प्लॉइज को जो 5 साल बाद रिटायर होंगे, मतलब जो मिनिमम सर्विस पीरियड ऑफ 5 years कंप्लीट करेंगे। सच एम्प्लॉइज विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वर नो सच स्कीम, पहले ऐसे कोई स्कीम नहीं थी, अब स्कीम है। पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, अब स्कीम है। पहले हम पेंशन नहीं देते थे, अब देंगे। तो ये क्या है, क्या इसको मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूं? क्या मैं इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूं? बेटा पॉलिसी क्या होती है, किसी असेट, किसी लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने का मेथड। क्या ये किसी असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने का मेथड है? नहीं। बोलो रे, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। दिस कुड बी द बिजनेस पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टाफ पॉलिसी, वॉट एवर द पॉलिसी, इट इज नॉट द अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी होता है किसी असेट, किसी लाइबिलिटी, किसी इनकम, किसी एक्सपेंस को मेजर करने का मेथड। हम यहां पर कोई असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि पहले पेंशन नहीं देते थे, अब देंगे। तो ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन चेंज हुआ, दिस इज अ चेंज इन डिसीजन। सो चेंज इन डिसीजन, चेंज इन मैनेजमेंट डिसीजन इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑलवेज। Change in management decision, change in management decision in respect of paying salary, paying pension is not change in accounting policy. तो एक बात ये याद रखना, change in management decision to pay pension is not an accounting policy. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, किसी असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने का मेथड। यहां पर कोई मेथड ही नहीं है। आया समझ में? तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या है मैं इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूं? नहीं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो सर मैं इसको कहां अपन समरी में लिखेंगे? इसको समरी में नहीं लिख सकते हो, इसको यहां पर कहीं नीचे लिख देना, चेंज इन मैनेजमेंट डिसीजन टू पे पेंशन इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है,
आई बात समझ में? चलिए, और सर यहां तो कुछ आया ही नहीं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में। जो क्यूआर वाले क्वेश्चन है वहां कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने आप से एक वादा करना है, मुझसे भी नहीं, अपने आप से एक वादा, कि जितने रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं वो तुम्हें मिनिमम से मिनिमम उनमें से आधे राइटिंग में करने हैं, आधे रीडिंग में करने हैं, और उन सब का समरी पॉइंट यहां डालना है। आखिरी क्वेश्चन करवा लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फिर भी बच्चों को अच्छे लगते हैं जहां हमें एक्सप्लेनेशन ना करना पड़े, बस वन वर्ड में आंसर देना पड़े। ये पूछ रहा है, बताइए इन सबका नेचर क्या होगा? क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, प्रायर पीरियड होंगे, ऑर्डिनरी एक्टिविटी होंगे? तो आइए, एक्चुअल बैड डेट टर्न आउट टू बी मोर देन प्रीवियर प्रोविजन। बैड डेट ज्यादा हो गए, प्रोविजन कम बनाया था, बैड डेट ज्यादा हो गए। बेटा ये एस्टीमेट का चेंज है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो चलो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, एक्चुअल बैड डेट मोर देन प्रोविजंस। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में जा रहे हैं। ये किसी एसेट को मेजर करने का मेथड बदल रहा है। हां, पीपी की कैरिंग अमाउंट को मेजर करने का मेथड बदल रहा है। ये आपका कॉस्ट, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कॉम्पनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। पुराने अकाउंटिंग पीरियड में आपने कोई खर्चे किए थे, उसका गवर्नमेंट ग्रांट मिला। गवर्नमेंट ग्रांट मिलना एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी होता है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। रिफंड होता तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता, मिला है ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें कोई चेंज तो हो नहीं रहा है एस्टीमेट, या इसमें कोई चेंज तो हो नहीं रहा है पॉलिसी, इसमें कोई प्रायर पीरियड वाली बात तो नहीं है। हाँ, खर्चे पिछले साल कर लिए थे, ग्रांट अभी मिला, मेरे पे थोड़ी उसमें कोई एरर या ओमिशन रहेगा। तो रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है। ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज, गलत है। ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंस लीज ट्रीट कर दिया, ये तो प्रायर पीरियड आइटम है। ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज, ये तो आपने गलत किया, प्रायर पीरियड आइटम, एरर हो गया ना आपका। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, अरे AS 16 कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, वो आपके P&L में जाती है। ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रायर पीरियड आइटम। रॉन्गली कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को गलत तरीके से कैपिटलाइज किया है, कैपिटलाइज होना ही नहीं चाहिए। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, लेजिस्लेटिव चेंजेस लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्सेप्शनल आइटम्स भी बोल सकते हो। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या बोल रहा है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर एक्सेप्शनल होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस एक्सेप्शनल आइटम। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम WDV टू SLM, SLM टू WDV, एस्टीमेट लिख चुके हम, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसका इंपैक्ट आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटी में जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
रिफंडेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अप्लाइंग 10% डेप्रीसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%, गलती हो गई। प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम तो बढ़ते जा रहे हैं यार। अप्लाइंग wrong percentage of depreciation, change in useful life of fixed asset, estimate, अच्छा चलो मैं आपसे एक पूछता हूं, चेंज इन प्रोविजन अमाउंट क्या होगा, मुझे एक तो ये बताओ। दूसरा, अर्लियर आई यूज टू क्रिएट प्रोविजन फॉर वारंटी, नाउ आई डिसाइडेड नॉट टू क्रिएट प्रोविजन। बताओ क्या होगा। चलो अभी इसमें मुझे बताओ क्या होगा, बस अपना खत्म है। पहला वाला तो सब बता देंगे, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पहले प्रोविजन बनाया था एक अमाउंट का, अब उसमें चेंज हो गया, अरे वही स्टाफ वेलफेयर प्रोविजन, तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज। दूसरा वाला क्या है, पहले मैं प्रोविजन फॉर वारंटी बनाता था, अब नहीं बनाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट और अच्छा हो गया है, अब वारंटी प्रोविजन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले प्रोविजन बनाता था, अब नहीं बनाऊंगा, या पहले नहीं बनाता था, अब बनाऊंगा। ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले मैं लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता था, प्रोविजन मतलब वारंटी के प्रोविजन बनाता था, अब नहीं बनाता हूं। ये है किसी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को मेजर करने का मेथड, अब मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं। सो नॉट क्रिएटिंग प्रोविजन, अर्लियर आई यूज टू क्रिएट, या क्रिएटिंग द प्रोविजन नाउ, अर्लियर आई डोंट यूज टू क्रिएट। इट इज कंप्लीटली अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ। पहले लायबिलिटी को मेजर करते थे, अब मेजर नहीं करेंगे। ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई गलती कर रहा हूं मैं, अब नहीं करूंगा, इंटेंशनली बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो चाहो तो, अर्लियर वी यूज टू क्रिएट प्रोविजन बट नाउ decided not to create provision और वाइस वर्सा। पहले प्रोविजन नहीं बनाता था, अब बनाऊंगा, या पहले बनाता था, अब नहीं बनाऊंगा। ये आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका AS5 होता है खत्म, और मैं आशा करता हूं जिस तरीके से मैंने आपको AS5 पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स और करंट क्लास में क्वेश्चन राइटिंग और साथ ही साथ उसकी इस तरीके से समरी, मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में चीजें समझ आई होंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर के बाद एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उतना तो आ गया होगा कि अब हमें कैसे पहचानना है। मैं आशा करता हूं कि बाकी के क्वेश्चंस आप करने का ट्राई करोगे और उस समरी को और कंटिन्यू करोगे, और मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इस लेक्चर को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और बाकी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर लिया होगा, ठीक है सर। चलिए अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नोट्स हैं ये आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है।
चलो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक बात बता दूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल मैंने क्रिएट किया है, टेलीग्राम चैनल तो है ही सही पर अब व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है। सो डू ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, उस पर मैं ये सारी चीजें भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, और भी कई सारी अपडेट्स जो अपकमिंग आएंगी वो भी कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।